हेलो फ्रेंड्स, डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग डीकेटी की इस मुहिम में मैं आपके साथ एक बार फिर हूं, दीपक कुमार। और मैं आपको 10वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मिनरल्स की, यानी खनिज पदार्थों की। डीकेटी की ये जो मुहिम है, इसके साथ जो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैं आप छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कई तरह के रंग दिखेंगे। जो आपको पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कभी अपने वक्त में छात्र रह चुके हैं। उन्होंने खुद से जो अपनी पढ़ाई के दौरान सीखा, अपने अनुभवों को वो आपके सामने लॉकडाउन के इस माहौल में आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेशेवर शिक्षक नहीं हैं। वो आप बच्चों के लिए ही इस मुहिम में अपनी साझेदारी करते हुए वो आपके लिए आगे आए हैं। और मुझे लगता है कि एक छात्र के नाते भी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप देखेंगे कि हम किसी एक ही चीज़ को कई अलग तरीके से, अलग अप्रोच रखते हुए हमें उन चीज़ों को जानने, सुनने, देखने या समझने का मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ कि एक मेरी आप लोगों से बिल्कुल ही अपील होगी कि इस तरह का आप कोई भी वीडियो देखें तो उस वीडियो को देख करके आपको जो एक कॉन्सेप्ट मिलता है उसके बाद से आप इमीडिएट उस चैप्टर को पढ़ें तो आपको लगेगा। क्योंकि आमतौर पर होता यह है बच्चों के साथ कि जब वो किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नीरस लगती हैं, उन्हें लगता नहीं है कि कनेक्ट क्या है, पिछले पेज पर क्या था, पिछला पैराग्राफ क्या था, अच्छा ये एक नया टर्म है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन जब आप कोई एक इससे जुड़ा एक लेक्चर देखेंगे तो आपको एक बहुत कुछ जो है वो एक आउटलाइन आपको मिल चुकी होंगी, आप बहुत सारी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये समझ चुके होते हैं किसी लेक्चर के बाद कि हमने कहाँ से सफ़र शुरू किया था और इस चैप्टर में फाइनली हमको जाना कहाँ तक है। तो एक जो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है, उसके बाद से किताब पढ़ना मतलब थोड़ा सहज भी हो जाता है, उसमें सहूलियत भी हो जाती है और थोड़ा समझने में इससे मदद भी मिलती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं खनिज की। अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि खनिज क्या है, खनिज से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ये एक बहुत ही एक जेनरिक टर्म है। धरती के ऊपरी सतह पर जो हमारी ऊपरी परत है, इस पर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है वो आप उनको खनिज ही मानिए, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से बनी है। कभी आपने सोचा कि अर्थ क्रस्ट या धरती की परपटी किन चीज़ों से बनी है? थोड़ा सा हम बिल्कुल इस आपके चैप्टर से हम 5 मिनट के लिए अलग हो रहे हैं, कोलेक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। आपको पता है धरती कैसे बनी है, कब बनी है? रफली अगर आप सोचिए तो करीब धरती की जो आयु है वो 4.5 अरब साल मानी जाती है, 450 करोड़ के आसपास। अगर आप इसको बिल्कुल 24 घंटे में सोचिए कि धरती जो है वो कल रात के ठीक 12 बजे पैदा हुई हो, उसके हिसाब से अगर आप धरती को सोचिए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कल रात 12 बजे अगर हम धरती का बर्थ टाइम माने तो आज की रात 9:10 पर जीवन का विकास हुआ। जीवन का विकास हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहला बैक्टीरिया, पहला वायरस कब आया। हम ये कह रहे हैं कि जब एक जीवन क्रम जो है वो विकसित हुआ, यानी जहाँ से हम लोग कैम्ब्रियन इरा मानते हैं, यानी 60 करोड़ साल पहले। तो आप सोच लीजिए कि जो पूरे जीवन का विकास है ये 2 घंटे 50 मिनट में हुआ है। रही बात अगर हम इंसानों की या इनसे जुड़ी हमारी जो भी प्रजाति है, तो ये सिर्फ 30 सेकंड पहले आए हैं। यानी जब रात के 11:59 30 हो गए तब इंसान आए। और अगर हम बात करें उस मानव सभ्यता की जिसकी उम्र अगर हम 5000 साल पहले समझे, मेसोपोटामिया हो, चीन की हो, सिंधु घाटी हो, कोई भी हो, यानी जब से इंसान सिविलाइज होकर के चीज़ों को जानने, समझने, खोजने लगा, तो ये जो पूरा वक्त है ये सिर्फ आधा सेकंड का आता है। तो धरती की उम्र हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, हम जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए आप धरती को अभी चाहे जिस रूप में देखें, आप अर्थ क्रस्ट को चाहे जिस रूप में देखें, आपको सोचना होगा कि अगर हम इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो हमको शुरू से चलना होगा। तो धरती के जितने भी हिस्से पर कॉन्टिनेंट हैं, वो कॉन्टिनेंट कहाँ से बने? तो बेसिकली अगर हम चट्टानों की बात करें तो
आप पढ़ चुके होंगे पहले की क्लास में कि 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, कायांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें। बेसिकली इन चट्टानों का क्रम है जो चलता रहता है। तो जो हम कहें कि मूल स्रोत जो भी है वो इग्नियस रॉक्स हैं। सबसे पहले जो मैग्मा धरती के भीतर से मेंटल से जो मैग्मा आया, बाहर आया, लाखों साल लगे उसको ठंडा होने में। फिर उसके बाद से उसका जो है वेदरिंग का काम शुरू हुआ, चट्टानें टूटती गईं, फिर छोटे टुकड़ों में आई, फिर बारिश हुआ, पानी के साथ वो रिलेटिवली जो भी ढलुआ जगह थी या जहाँ कहीं भी जगह मिली वो चीज़ें परत से जमती गई, सेडिमेंट जमा होता गया। एक दूसरी चीज़ भी है, जो मैग्मा था वो काफ़ी गर्म है। तो मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में धरती के भीतर से कोई मैग्मा आ रहा है तो आप वो सोचिए कि एक पिघला हुआ प्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ हो और जिसका तापमान बहुत ज़्यादा हो। मतलब अर्थ के कोर का टेम्परेचर 3 से 5,000 डिग्री माना जाता है, मेंटल का जो टेम्परेचर है 2 से 3,000 डिग्री के आसपास माना जाता है। तो उतने ऊंचे तापमान पर पिघली हुई चट्टानें आ रही हों ऊपर की तरफ और वो आकर के कहीं फंस जाए, वो बाहर भी आ सकती हैं, अंदर भी रुक सकती हैं। लेकिन आप सोचिए, उस दबाव की कल्पना कीजिए और आप उस तापमान की कल्पना कीजिए, तो आसपास जो चट्टानों के संस्तर होंगे उन पर क्या असर पड़ेगा। लंबे टाइम तक अत्यधिक ताप, अत्यधिक दाब, इसके संपर्क में रहने की वजह से जो कई सारी चट्टानें हैं वो कायांतरित हो जाती हैं, जिनको मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो आप समझ गए कि जो बेसिक है वो इग्नियस रॉक्स हैं, जो उसके प्रभाव से जो चट्टानें बदलती हैं, अपना रूप चेंज करती हैं, वो कायांतरित चट्टानें हैं। मार्बल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, स्लेट इसका उदाहरण है, सिस्ट है। वैसे ही जो अवसादी चट्टानें हैं, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जो चीज़, जैसे कोयला ही देखिए परतों के रूप में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक से बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके चर्चा करेंगे, कहीं आपके अध्याय से बाहर न चले जाएं। तो ये जो 3 चट्टानें हैं ये आपस में जो मिलती रहती हैं, अब हमको ये देखना है कि आखिर इन चट्टानों में क्या है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि मतलब धरती के पटल पर या भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर ये भी चीज़ अगर आपको अपनी पुरानी किताबों को अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो आमतौर पर ये जो 8 नाम हमने बताए, आप उनके क्रम को, उनके परसेंटेज को आप याद रखेंगे तो आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि ये धरती आखिर जो अर्थ क्रस्ट है वो किन चीज़ों का मैक्सिमम बना है। लेकिन ये सब के सब बिल्कुल फ्री स्टेट में नहीं होते। तो जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, सोडियम के, पोटासियम के, इनके जो हैं वो सिलिकेट और कार्बोनेट, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड है, वो उस फॉर्म में होते हैं। हम इनको खनिज कहते हैं मोटे तौर पर। यानी आप किसी भी नेचुरल इन चीज़ों को आप देख लीजिए। हम इसमें बाद में ऑर्गेनिक को भी ऐड करेंगे, वो चीज़ अभी छूट नहीं रही। जो जीवाश्म, जो फॉसिल्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो वो सारे के सारे खनिज के रूप हैं। तो अब सवाल है कि क्या सारे खनिज मेरे काम के हैं? तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम किसी भी चीज़ की अगर खान होती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लोहे की कोई खान है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ से लोहा निकालें। यानी जो भी चीज़ निकल रहा है हम उससे लोहा निकालें, तो हम कहीं भी खुदाई शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है। काम की इन द सेंस कि उससे हमें जो खनिज चाहिए वो कितनी आसानी से मिल सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं। अब जैसे देखिए, ये चीज़ तो सबको पता है कि पानी में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी, हम उससे क्यों नहीं निकाल लेते। तो कुछ यही वाली स्थिति होती है सबसे पहले कि जो भी हमारे पास खनिज हैं और हमको उससे जिस मिनरल को निकालना है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, सांद्रण उसका कैसा है। दूसरी चीज़ है उसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा, सस्ती है, महंगी है। तीसरी चीज़ है वो किस तरह का खनिज है, क्या वो संभव है कि उसकी सुगमता है कि हम वहाँ पर जा कर के और उसकी खुदाई करें या वाट एवर, जैसे भी हम उसको एक्सप्लॉइट करें और उठा करके ले आएँ। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या वो भंडार इतना है कि हम जो इतना बड़ा सेटअप लगाएंगे, हम जो इतनी पूंजी लगाएंगे, इतना निवेश करेंगे, हम उसके बराबर इतनी चीज़ें हम उससे निकाल लेंगे। तो जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, अगर कोई भी चीज़ इन सारे पैरामीटर्स पर अगर फिट उतरती हैं तो फिर हम हरी झंडी मानते हैं और तब हम उस खनिज
के खनन के लिए, यानी कोई भंडार हो, कोई निक्षेप हो, वो जो है अब खदान में तब्दील हो जाएगा, यानी कि अब वहाँ से खनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जितने भी हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, कई बार हम लोग के ज़माने में होता था कि सोना कहाँ मिलता था, कोलार में। भारत में इकलौती खान थी सोने की, लेकिन वो खान इतनी गहरी, इतनी सक्रिय हो गई, उस पर लागत इतना ज़्यादा बैठ गया और उत्पादन इतना कम था कि अब आप उसको बहुत ज़्यादा वायबल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप हिसाब से देखें तो 5 ग्राम सोना निकालने में हमको जितना पैसा लगता है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम कहीं दूसरी जगह से मंगा लें या खरीद लें। तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी हमें इन चीज़ों को देखनी पड़ती है, उसके बाद से ही जो है हम खनिजों का ये करते हैं। तो अब सवाल है कि वैसे खनिज जिससे हम उस मिनरल्स को निकाल सकते हैं, वो अब खनिज नहीं कहे जाते, हम उनके लिए एक अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अयस्क या ओर। तो ये सवाल बहुत बुनियादी सवालों में होता है कि खनिज और अयस्क में क्या फ़र्क है। खनिज सिर्फ ये बताता है कि इसमें फलां खनिज के अंश हैं, अब उससे आप निकालेंगे नहीं, वो आप जानिए। अयस्क का मतलब है कि खनिज तो है ही, लेकिन उसकी वायबिलिटी है, हम उससे उस मिनरल्स को निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो सारे अयस्क खनिज हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हैं। अब हम इनके प्रकार पर आते हैं। तो जो बंटवारा है वो बहुत सीधा है। देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया है, मेरी हैंडराइटिंग बेहद ख़राब है, 2 घंटे बाद मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता, तो इसी वजह से मैंने पहले से ही लिखा था। ये खनिज हैं, आमतौर पर हम इनको 3 तरीक़ों से हम बांटते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। बेसिकली अब आप देखिए, ये जो बंटवारा है उनकी प्रॉपर्टी पर है, उनके कैरेक्टरिस्टिक पर है कि किस तरह के खनिज हैं। अब जो धात्विक हैं, हम खुद इनको मेटल कह रहे हैं, इनके भी बंटवारे हैं। जितने भी मेटलिक खनिज हैं, हम उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक लौह, अलौह और प्रीसियस मेटल्स जो हुए। जैसे इसमें आ जाएंगे आपके सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह, जो ये आएंगे वो भी मेटल हैं। इनमें जब बात चल रही है तो हम बता दें, इस तरह के जितने भी कीमती धातु होते हैं, उनकी खासियत होती है वो एंटी कोरोसिव होते हैं, वो घिसते नहीं हैं। अगर उनकी छोटी भी मात्रा है, कहीं पर भी है, तो उन पर जो चाहे वो वेदरिंग कहिए, किसी तरह के केमिकल रिएक्शन की बात कहिए, या उनका घिसना कहिए, वो इतने कठोर होते हैं कि अपनी मौजूदगी बचाए रखते हैं। जो दूसरा अलौह है, हम पहले लौह को समझ लें। लौह का मतलब हो कि आयरन फैमिली, यानी लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, ये जो 4 हुए वो इसमें आ गए। अदर देन जो लौह बचे, जो मेटल बचे, वो इसमें आपका आ गया तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया। इन चीज़ों को हम अलौह धातुओं में गिनते हैं, कीमती हो गया। अब सवाल है कि वैसे खनिज जो अधात्विक हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोटास हुआ, फिर आपका लाइमस्टोन हुआ, कई तरह के जो इसमें आमतौर पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो खनिज जिस तरह के जो मिलते हैं, वो हम इस हिस्से में रखते हैं। ऊर्जा, चूँकि ऊर्जा आज की तारीख में पूरे मानवता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये इनके कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कभी ठोस में, कभी द्रव में, कभी गैस में। इसमें से भी जो है वो फॉसिल फ्यूल है, इनका एक वाइड रेंज है। ऊर्जा खनिज में आज की तारीख में अगर हम कहें तो हमारे पास वो तकनीक है कि हम यूरेनियम और थोरियम को भी इसमें रखेंगे, यानी वैसे खनिज हम जिनसे ऊर्जा लेते हैं वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो खनिजों का बंटवारा है वो इस तरह से हम करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये खनिज हमें मिलते किस रूप में। तो जो खनिज हमें मिलते हैं, अब आप जस्ट गेस करना शुरू कीजिए। जो सबसे पहला हम जो क्राइटेरिया रखेंगे वो तो है कि धरती के भीतर से मैग्मा आया, बाहर आया, वो आकर के ठंडा हुआ, तो उस तरह के इग्नियस रॉक्स या उसके पास के जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनके बीच में जो नालियां हैं, जो गैप हैं, जो व्रंश हैं, जो मोड़ हैं, उनमें जो खनिज हैं उनका जमाव होता है। इसीलिए वेन्स, जैसे आप चांदी, तांबा, ये जो दोनों हैं वो वेन्स में मिलते हैं। एक चुक्की कमाटा
साउथ अमेरिका की एक नामी गिरामी खान हुआ करती थी तांबा की। आप कभी तस्वीरों को देखिएगा, इंटरनेट का ज़माना है, आप देखिएगा वहाँ की जो माइनिंग होती है वो किस तरह से बिल्कुल एकदम गलियारे की तरह लगेगा, खून के नस की तरह जो है वो पहाड़ियों में गुफाओं की तरह जो है उनका खनन हो रहा है और वहाँ से लगातार जो है वो खनिज निकल रहे हैं। कुछ एक जो खनिज होते हैं वो साथ मिलते हैं, जैसे जहाँ जिंक मिलेगा, जिंक के साथ कॉपर मिलेगा और उसके साथ लेड यानी सीसा मिलेगा। ये जो 3 खनिज हैं ये ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, चाहे वो कनाडा की खान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की खान हो, चाहे अपने राजस्थान की खान हो, ये जहाँ कहीं भी मिलेंगे ये एक साथ मिलेंगे। तो जो पहला हम मानते हैं बेसिक वो ये है कि इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक के साथ, उन रॉक्स के बीच में उनके साथ जो खनिज का हमें निक्षेप मिलता है। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी कि वो पहले किसी वक्त में इग्नियस रॉक में थी, लेकिन इरोजन की वजह से, वेदनिंग की वजह से किसी एक जगह पर वो सेडिमेंट के रूप में जमा होती गई और जो पूरा का पूरा जो जमाव है वो हमें वहाँ देखने को मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी देखिए, जब आप देखेंगे तो 2 तरह के होते हैं। एक जो सेडिमेंटेशन होता है वो प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है, जिसमें जो लाइमस्टोन वगैरह आए आपके, फिर पोटास हुआ, यानी एवोपरेशन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण कोई जो खनिज है वो घुल करके कहीं आया, वाष्पीकरण होने के कारण कहीं उड़ गया और उन जगहों पर जो उसके लेयर दर लेयर जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं। तीसरी एक स्थिति आती है कि मान लीजिए कि कोई एक जमाव हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि खनिज हैं, लेकिन हमें जिस मिनरल की ज़रूरत है उसके अलावा जो बाकी बेकार की चीज़ें हैं, पता चला कि वो बह गई, घुल गई, निकल गई, और अब जो हमारे पास जो भंडार बचा है उसमें एक किसी खास खनिज का निक्षेप है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो बॉक्साइट है, एल्युमिनियम के लिए, जिसको हम लोग एल्यूमिना क्ले भी कहते हैं, कि कहीं पर भी वैसा जहाँ पर कि भंडार का निक्षेप हो, बारिश हो रही है, तो जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सिलिका वगैरह उसके साथ घुल करके निकल गया। अब जो बॉक्साइट है, जो एक बहुत ही अच्छा अयस्क माना जाता है एल्युमिनियम के लिए, हमें वो मिलता है। कई बार आप देखेंगे कि पहाड़ की तलहटी, पेडमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, गिरिपद, वैसी जगहों पर या जहाँ पर एलुवियल फेन, जलोढ़ पंख, यानी कोई नदी उतर रही है और वो आकर के अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी है उनको वो फैला देती है। आपने इन बनावटों को पढ़ा होगा ज्योग्राफी के नीचे क्लासों में। वहाँ पर किसी चीज़ का निक्षेप मिलता है, उसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। ये सोना, टीन वगैरह जो है वो प्लेसर निक्षेप में मिलते हैं, चूँकि वो एंटी कोरोसिव होते हैं। इसके अलावा जो एक और है वो है महासागर। महासागरों में भी आपको कई तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे मैग्नीज की ग्रंथियां वगैरह जो हैं वो महासागर में, हिंद महासागर में ही है। ब्रोमाइन जो हुआ हम उसे समुद्र के पानी से निकालते हैं, सॉल्ट जो है हम उसको समुद्र के पानी से निकालते हैं। अब इसकी टेक्नोलॉजी कितनी हमारे लिए वायबल है, कितनी महंगी पड़ेगी, वो एक अलग चीज़ है। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि देखिए ये 4-5 मोटे तरीके हैं जहाँ से आपको खनिज मिलते हैं और ये खनिज की उपलब्धता होती है। और अब हम बात करेंगे भारत के खनिजों की। देखिए, अगर आप एक बार भी प्रायद्वीपीय भारत के अगर आप नक्शे को देखिए तो ये एक अच्छी बात है, कहिए कि हम लोग इस मामले में थोड़े से खुशकिस्मत हैं कि भारत में तकरीबन हर तरह के खनिज मिलते हैं, अगर हम कुछ एक को छोड़ दें तो। मतलब लौह खनिज भी हैं, अलोह खनिज भी हैं प्रायद्वीपीय भारत में। और एक खास चीज़ आप देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के जो दोनों हिस्से हैं, पूर्वी और पश्चिमी छोर से जो सटे हुए इलाके हैं, यानी इधर अगर हम अंकलेश्वर या गुजरात की बात करें तो, उधर अगर हम असम की बात करें तो, उन दोनों जगहों पर जो है वो निक्षेप है। हमारे पास तेल, पेट्रोलियम या फिर जो गैस है वो मिलते हैं। जो राजस्थान का जो हिस्सा है आप वहाँ पर देखेंगे तो अलौह खनिज जो हैं वहाँ मिलते हैं, जबकि पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के जो हिस्से हैं वहाँ पर लौह खनिज के बड़े भंडार मिलते हैं। देखिए, लौह खनिज जो हैं एक तरह से कहिए कि उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि वो खुद मतलब अपने आप में तो एक उद्योग हैं ही, वो दूसरों के लिए भी एक बुनियाद, एक ढांचा तैयार करने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप देखें तो खनिजों में तकरीबन जो 3/4 योगदान है वो लौह खनिजों का है,
चाहे वो लोहा हो, मैंगनीज हो, इससे जुड़ी जो और बाकी चीज़ें हों। अगर हम सिर्फ लोहा की बात करें तो लोहा का अपने देश में ठीक ठाक भंडार है। लोहे में आप याद रखिए, देखिए जो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो मैग्नेटाइट कहलाता है, जिसमें करीब 70% जो है वो कंसंट्रेशन होता है। जो दूसरा होता है हम उसको हेमाटाइट कहते हैं, उसमें 50-60% के आसपास होता है। ये अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। भारत में इसका निक्षेप यानी हेमाटाइट का जो निक्षेप है वो बहुत ही अच्छा और मतलब ठीक ठाक अगर आप कहिए तो वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम जस्ट प्रायद्वीपीय भारत पर अगर हम इसको आपको समझाने की कोशिश करें तो देखिए इसके कुछ एक बेल्ट हैं। जो सबसे पहला बेल्ट है वो है आपका उड़ीसा झारखंड का। ये जो इलाका है, अब जैसे उड़ीसा में आप देखिए तो केंझर, मयूरभंज हुआ आपका, और झारखंड का सिवभूम जिला का जो इलाके हुए, यहाँ पर ये बादाम पहाड़, ये जो पट्टी है यहाँ पर हेमेटाइट के बहुत ही अच्छे निक्षेप हैं और यहाँ से ठीक ठाक जो है वो लोहे का उत्पादन होता है। जो इसका दूसरा क्षेत्र है उसको कहते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये इलाका यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का ये जो बेल्ट हुआ उड़ीसा से लगा हुआ ही, यहाँ पर जो है एक माइंस का नाम है बैलाडीला। आपने शायद पता नहीं बैलाडीला के बारे में सुना है और नहीं। एक ज़िला है जो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, जिसमें छत्तीसगढ़ नहीं बना था। उसकी गिनती देश के सबसे बड़े ज़िले में होती थी। वो एक अपने आप में बिल्कुल संभाग था, बस्तर। उसका हेडक्वार्टर जगदलपुर है। जगदलपुर से ही 25-30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बैलाडीला। बैलाडीला का मतलब हुआ बैल यानी सांड का कुबड़, जो उठा हुआ जो हिस्सा होता है। तो बेसिकली वो एक पूरी पहाड़ी है और वो पूरी पहाड़ी जो है वो लोहास की पहाड़ी है, इसलिए उसका नाम बैलाडीला है। अब जब आप आगे चल के ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो एक जगह है अबुझमार, बिल्कुल उसी की जगह है अबुझमार, यानी जिसके बारे में लोग वो हम बात करेंगे जब ट्राइबल लाइफ की बात चलेगी कि किस तरह से दुनिया से कटे हुए जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है। तो अबुझमार, बैलाडीला ये दोनों पास पास हैं। तो ये जो बैलाडीला है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निक्षेप है। लेकिन यहाँ के लिए जो खास बात है कि बैलाडीला माइन से जो लौह अयस्क निकलता है वो यहाँ से विशाखापत्तनम ट्रेन के जरिए पहुँचता है। नहीं तो इस इलाके में जो रेलवे लाइन है अगर आप देखिएगा इलाके के विकास के हिसाब से तो काफ़ी पहले है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि यहाँ से अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क विशाखापत्तनम पहुँचाया जा सके और फिर विशाखापत्तनम से उसको जापान भेजा जा सके। तो ये जापान के लिए निर्यात होने वाला ये है। जो तीसरी स्थिति है वो है आपका कर्नाटक का बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर। इस फील्ड में जो है यहाँ की जो सबसे प्रमुख जो खान है वो कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख मतलब कुद्रे घोड़ा को कहते हैं कन्नड़ भाषा में, यानी घोड़े के मुख की तरह की एक पहाड़ी है जिसके नाम पर रखा गया। इस तरह के नाम जो भी होते हैं वो लोकल लोग रखते हैं, उसके पीछे की अपनी अलग ये होती हैं। कुद्रेमुख से यहाँ के बारे में आप एक चीज़ ज़रूर जानिएगा, कुद्रेमुख जो है ये भी बिल्कुल ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खुदाई होती है। यहाँ सारा का सारा जो अयस्क है वो बाहर निर्यात होता है। और जो सबसे खास चीज़ है कि यहाँ से जो मार्मागुआ जो पोत है, जो पत्तन हुआ, वहाँ तक ये जो लौह अयस्क है वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, स्लरी के फॉर्म में, यानी पाइपलाइन के द्वारा इनकी सप्लाई होती है ताकि यहाँ से यहाँ जाए और फिर जहाज़ों पर उनको लोड करके हम उनको बाहर जो है वो भेज सकें। इन 3 पेटियाँ हुई, इनके अलावा एक और भी पेटी है जिसे हम कहते हैं गोवा महाराष्ट्र पेटी। ठीक, जाहिर है इसके आसपास की होगी। यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जो है इसके खुदाई का काम जो है यहाँ पर होता रहता है। अब उत्पादन को देख लीजिएगा, क्योंकि अब उत्पादन कम ज़्यादा होता रहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। उसके लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स और प्रोडक्टिविटी वगैरह पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बट कर्नाटक, उड़ीसा, जो आपका ये है छत्तीसगढ़, ये इसके जो है वो लीडिंग स्टेट हैं जो लोहा पैदा करते हैं। एक दूसरा इससे जो जुड़ा खनिज है वो है मैग्नीज। देखिए हम लोहा जब भी बात करते हैं तो लोहा की अपने लिमिटेशंस हैं। लोहा अपने आप में निस्संदेह एक बहुत ही उपयोगी मेटल है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी बीमारी है जंग की। जंग यानी रस्टिंग जो है, तो वो
लोहे को हम ज़्यादा मजबूत और ताकि उसका घिसाव ना हो, जंग ना लगे, इन चीज़ों से उसको ज़्यादा लचीला इलास्टिक बनाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा लोड ले सके, ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम स्टील बनाते हैं। तो लोहे से स्टील का जो कन्वर्जन होता है उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलाई जाती हैं। और मैग्नीज जो है उसका एक कम मात्रा में ही सही, लेकिन एक ज़रूरी घटक है। मैग्नीज का इस्तेमाल मतलब आप उपयोगिता कहें, इस्तेमाल से ज़्यादा उपयोगिता स्टील बनाने में सबसे ज़्यादा होती है। और मैग्नीज जो है, यही वजह है कि जो स्टील जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, भले ही अगर आपको 1 टन स्टील बनाना हो तो उसमें हार्डली 10 केजी मैग्नीज की ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरी है। क्योंकि स्टील कई तरह के होते हैं। एक जो आप स्टील का वो भी उदाहरण है जिसे हम स्टेनलेस स्टील, जिसको हम बर्तन जिनका इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस उसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, यानी कि उस पर दाग नहीं लगेगा। लेकिन जो लोहे के रेल की पटरियां हैं वो भी स्टील हैं। जो बड़े बड़े जो ट्यूबुलर ट्रस होते हैं, आप देखते होंगे FCI के गोडाउन हो या बड़े कोई भी ऐसे स्टेडियम की जो फ्रेमिंग होती है जिनके ऊपर सीट लगे होते हैं, आप कल्पना कीजिए कि उनको कितना दबाव झेलना पड़ता होगा। जब तूफान आते हैं, हवाएँ चलती हैं, कितना प्रेशर वो झेल सकते हैं। तो उस तरह के जहाँ पर ज़रूरत होती है, कोई भी दूसरा मेटल नहीं टिक सकता सिवाय स्टील के, क्योंकि वो उच्च दबाव और इस तरह की प्रतिरोधक क्षमता की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीज इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर हुआ, पेंट्स हुआ, इसमें मैग्नीज का जो है वो इस्तेमाल होता है। इसका भी अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट जो इसके निक्षेप हैं वो लोहे के साथ ही हैं। इसमें भी जो है उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो इन जगहों पर मैग्नीज की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से जो लौह में जो खनिज हैं उनमें ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर अलौह में अगर आप चलिए तो उसमें तांबे की स्थिति जो है वो थोड़ी ऊपर आती है। देखिए, तांबा का भी बहुत जगह इस्तेमाल है, आप वायरिंग से लेकर के, चूँकि आप मेलेबल है, अगाधवर्ध है, आप उसको मोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनकी वजह से तांबे के मोटे तार से लेकर के जो ये हैं, कहीं भी जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर की ज़रूरत आएगी तो आप तांबा को ये देंगे। वो जितना इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है उतना ही हीट का भी है, तो उसके हिसाब से भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तांबा अगर आप कहें तो कम जगहों पर मिलता है, और हम ये नहीं कह सकते कि प्रचुर है, लेकिन जो है हमें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बालाघाट जो है MP का, वो करीब आधा से ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है। उसके अलावा राजस्थान में एक खान हुआ करती थी खेतड़ी, और एक जो है मोसाबनी, ये झारखंड में है, अब सेवू में, तो नोवामुंडी, मोसाबनी, ये जो खाने हैं ये हैं तांबा, इन जगहों पर मिलता है। अब अगर हम तांबा के बाद की बात करें तो देखिए एल्युमिनियम जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का अपने देश में ठीक ठाक अच्छा ये है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम भी एक मेटल है, धातु है, और सबसे ख़ास चीज़ है कि ये मजबूती में लोहे से कम नहीं है। खासियत ये है कि लोहे से हल्का है। तो चाहे वो हवाई जहाज़ की बॉडी बनानी हो, आप जब मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एल्युमिनियम से बनने वाली ड्यूरेलुमीन जो होती है, आपके जो बाइक के हेलमेट जो ये बनते हैं, ताकि वो हल्के हों, मजबूत हो। जहाँ कहीं भी हल्का और मजबूत की बात आएगी, एल्युमिनियम को प्रायोरिटी मिलेगी। तो जो एल्युमिनियम का निक्षेप है हमारे यहाँ, वो अमरकंटक का पठार हुआ, मतलब आप एक तरह से ये जो इलाका है, अमरकंटक का पठार हुआ, मैकाल का पठार हुआ, या फिर बिलासपुर कटनी रेंज हुआ, इन जगहों में ज़्यादा है। उड़ीसा में भी जो है वो बॉक्साइट मिलता है, पंचपतमाली जो ये है, कोरापुट का कोरा। यही वजह है कि हम आएंगे उद्योगों पर, जब आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि क्यों कुछ उद्योग कुछ खास इलाके में ही क्यों बिठाए जाते हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पर बॉक्साइट का ये होता है, खनन होता है। और फिर एक और हम कह सकते हैं आधात्विक खनिजों में अगर अब हम आएँ तो अब्रक के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, हालांकि वो थोड़ी सी उसकी रिलेवेंसी कम हो रही है। अब्रक यानी माइका। देखिए, जिस तरह से गाड़ी में एक्सेलेरेटर के साथ ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर हम बिजली के काम कर रहे हों तो हमें सिर्फ सुचालकों से ही काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ एक कुचालक भी, बैड कंडक्टर्स भी चाहिए। तो अगर हम नेचुरल इंसुलेटर्स की बात करें तो उसमें अब्रक यानी माइका जो है वो काफ़ी ऊपर है।
और ये एक तरह से परतदार चट्टानें होती हैं। आप इतनी मोटी अबरख में भी परत दर परत, संजोग से मैं झारखंड में रहा हूँ, मेरा बचपन वहीं चला है और हम लोग अबरख से खेले हैं। और जहाँ तक भी नज़र जाती थी ज़मीन पर यूं ही अबरख जो है वो हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा उसका मेन सेंटर था, माइका सिटी वहाँ हुआ करती थी। और उस ज़माने में कहीं भी, जैसे मान लीजिए कि ब्लास्ट फर्नेस में ही अगर आपको दीवारें बनानी हो जहाँ पर फायर ब्रिक्स लगती हैं, कहीं पर भी ताप या विद्युत के कुचालक के रूप में अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर अबरख आपके पास मतलब बेस्ट ऑप्शन माना जाता था। अब चूँकि धीरे धीरे एक तो कि अबरख से थोड़ा सा समस्याएं पर्यावरण और खनन इन सब को लेकर के भी आई, और दूसरी जो चीज़ थी कि वक्त के साथ अब कुछ दूसरे सस्ते और ज़्यादा प्रभावी बैड कंडक्टर्स जो हैं वो चूँकि बाज़ार में आ गए, तो जाहिर है कि इसकी स्थिति तकरीबन कुछ वही हुई जो जूट या पटसन के साथ हुई कि पहले बोरे बनने के लिए वो मेन चीज़ मानी जाती थी, अब सिंथेटिक फाइबर आ गए। तो इस वजह से जो अबरख है वो थोड़ा सा ये माना गया। लेकिन अबरख के उत्पादन में भारत जो है वो दुनिया के प्रमुख उत्पादकों में रहा। और ये 3 इसके बड़े क्षेत्र है। एक तो आपका वही जो झारखंड, मतलब आप गया, हजारीबाग, गिरिडीह, पेटी कह लें वो, जो दूसरा है वो आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में जो है वो नेल्लौर का जो इलाका है वहाँ पर उसका माइका बहुत अच्छा रहा। तीसरा जो है वो राजस्थान। तो ये 3 जगहें हैं जहाँ पर अबरख ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। अबरख के बाद हम जिस एक और इम्पॉर्टेंट खनिज है अवसादी चट्टानों में मिलता है वो है चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर जो है या जो लाइमस्टोन हुआ, ये निक्षेप के रूप में ज़मीनों के भीतर मिलता है। इसका जो 2 बहुत ही ज़्यादा इसके महत्वपूर्ण इस्तेमाल हैं। पहला, ब्लास्ट फर्नेस में प्रज्वलन के रूप में ज़रूरत पड़ती है। आप जब ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत आएगी। और उससे भी ज़्यादा सीमेंट उद्योग। दरअसल चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे बड़ा कच्चा माल है, यानी कि रॉ मटेरियल है। ये भारी होता है। इसका जो चूना पत्थर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट पूरा एक बेल्ट है, विंध्याचल के साथ साथ जो है ये चलता है। और इसमें जितने भी आप देखेंगे सीमेंट की कंपनी होंगी वो एक पूरे बेल्ट में, यहाँ से यानी राजस्थान से शुरू होकर के और कैमूर तक आपको ये पट्टी देखने को मिलती है, जो मतलब चूना पत्थर की उपयोगिता भी बताता है और इसका वितरण भी बताता है कि ये किन जगहों पर मतलब मिलता है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। मुझे लगता है कि जो नॉर्मल श्रेणी के जो खनिज हैं अभी हम इस पर नहीं आए हैं, इस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अब देखिए जो खनिज हैं, अगर हम आपकी किताब के पाठ्यक्रम से चलें तो इसके बाद जो है वो जिक्र है खनिज संरक्षण का या फिर पर्यावरण को होने वाले नुकसान का। तो कुछ एक चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आप एक सामान्य नागरिक की तरह सोचें। अभी तक हमने जिन खनिजों की बात की, अगर आप सिर्फ धातुओं की बात छोड़ दीजिए तो आप किसी का दोबारा रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। ये जो निक्षेप हैं अभी हमने बताया कि ये सोचिए लाखों करोड़ों साल के बाद ये निक्षेप हमारे पास मिल रहे हैं। अगर हम उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हमारे गांव देहात में बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि सिर्फ खर्च करने से तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड मिनरल्स हैं, और अगर आप उनका बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी खनिज हो एक लिमिट के बाद जो है वो खत्म हो जाएंगे और फिर आप उनकी भरपाई नहीं कर सकते। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियों, क्योंकि आप उनको क्या देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि लोहे की ज़रूरत सिर्फ हमें ही है, हमारी बाद वाली जो नस्लें आएंगी उनको भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, उन्हें भी पुल बिछाने बनाने होंगे, उन्हें भी रेल की पटरियाँ हो सकता है बनानी हो। कुछ नहीं हो तो हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ें स्पेस क्राफ्ट ही बनाए, बट ये किसने कहा कि उसमें लोहे के पुर्जे नहीं लगेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो कि खनिजों का संरक्षण जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका जो एक साइड इम्पैक्ट आता है बैड माइनिंग, वो हमारे कई क्षेत्रों में ठीक ठाक समस्याएं लेकर आया। क्योंकि देखिए आमतौर पर जो बहुत सारे खनिज हैं वो पर्वतीय, पठारी या जंगली इलाकों में होते हैं। सबसे पहले होता यह है कि जब भी खनिज का काम शुरू होगा वहाँ पर जो स्थानीय जातियाँ जनजातियाँ जो होंगी वो विस्थापित हो जाएंगी। यहाँ से कहानी शुरू होती है। नंबर 2, जंगलों की कटाई हो जाती है। नंबर 3, हम लाभ ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड हम खुदाई करते हैं, यानी
अब आप ये सोचें कि कोई ओपन कास्ट माइन है। ओपन कास्ट माइन हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि खनिजों का निक्षेप जो है वो बिल्कुल सतह के साथ हो, यानी उसके लिए हमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मान लीजिए कि कोई ओपन कास्ट माइन है, हमने एक गड्ढा खोदना शुरू किया, हम खनिज निकालते गए, ट्रक से रेलगाड़ियों से हम ढोते गए, और वहाँ पर देखते देखते अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बड़ा सा एक गह्वर, मतलब कि वो कैनियन टाइप की चीज़ जो है वो भर गई। अब सवाल है कि आपने उतनी ज़मीन बर्बाद कर दी। अब अगर हम उसको रिपेयर करेंगे, यानी अगर हम उन गड्ढों को भरने की बात करें, उनके ऊपर फिर से वनस्पति लगाने की बात करें, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इसमें खर्च आएगा, ये बिना पैसे के तो होगा नहीं। तो आम तौर पर जब निजी खनन होता है या होता रहा, जब तक पट्टे पर और ये चीज़ें की दी जाती रहीं, तो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन चीज़ों को लेकर के एक गैर जिम्मेदाराना नज़रिया देखने को मिला, एक उन चीज़ों को इग्नोर करने की हैबिट देखने को मिली। आप कभी अगर कोल फील्ड्स वगैरह में आप जाएंगे, धनबाद, झरिया, बोकारो, उसके आसपास का, तो आपको कई सारे डिगवाडी, सुदामडी, वहाँ के आसपास आपको ओपन कास्ट जो माइंस हैं वो आपको दिख जाएंगे, और आपको लग जाएगा कि देखिए ये इलाका कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था और आज की तारीख में कैसा है। कई बार ये भी होता है कि अब खनिज तो खनिज है, आपने उसको एक्सपोज कर दिया, अब उसमें जैसे मान लीजिए कि आर्सेनिक वगैरह जो है उस तरह की कोई कंपाउंड हो, अब उनमें पानी भर गया, बारिश का पानी भर गया, अब जो आर्सेनिक का जहर है वो उस पूरे पानी में मिल गया। आप इस तरह की कई सारी घटनाएं आप भीलवाड़ा और उसके आसपास जहाँ पर सोप स्टोन, घिया पत्थर आप देखते होंगे, घिया पत्थर, बात से बात निकली है बता दूं, घिया पत्थर जो है वो सॉफ्टेस्ट स्टोन माना जाता है, माना क्या जाता है वो धरती का, और जो हीरा है वो हार्डेस्ट, यानी कि कठोरतम वो है, और सबसे मृदु जो है वो सॉफ्ट स्टोन है हार्डनेस मोड पर। हार्डनेस मोड एक तरीका होता है ये जानने के लिए कि चट्टान जो है वो कितनी कठोर है, तो उसके लिए एक स्केलिंग की गई है, जिसमें एक जो है वो सोप स्टोन या घिया पत्थर का है। ये वही घिया पत्थर है, आप देखते होंगे, देखने में संगमरमर टाइप की का लुक आएगा, और उसके ताजमहल, कलम और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, तो अपने देश में उसके दो मिलते हैं, फाइनेक्स भी है, क्रूड भी है। ये वही घिया पत्थर है जिससे टेल्कम पाउडर बनते हैं जो आप यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ इसेंस मिलाना होता है और उसमें कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब आप हार्डनेस मोड पर देखेंगे तो घिया पत्थर एक है, आपके नाखून का हार्डनेस मोड पर जो स्केलिंग है वो 1.5 है। यही वजह है कि आप उन पर अगर आप नाखून से खुरचेंगे तो उस पर निशान आ जाएगा। हीरे का 10 होता है। ये जस्ट बात से बात निकली तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। तो ये जो हमारा ये है कंसर्न है कि पर्यावरण को लेकर के हम जागरूक रहें, सतर्क रहें, और कहीं ऐसा ना हो, जैसे आप देखिए जहाँ पर चूना पत्थर की खुदाई होती है वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, अभी आप देख रहे होंगे PM 2.5 और इन सारी चीज़ों को लेकर के कितना बवाल मचता है। तो फाइनली ये है कि वातावरण में आखिर धूल की सप्लाई कहाँ से होती है, क्या वजह है कि जब भी कुछ होता है दिल्ली में या किसी भी शहर में, अगर पोल्यूशन लेवल अगर राइज करता है तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क्स को बंद करते हैं, क्योंकि जहाँ पर निर्माण कार्य होगा वहाँ पर रेत, मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें हैं, सीमेंट, इनके छोटे छोटे जो कण हैं वो हवा में मिलेंगे। इस हिसाब से आप सोचिए कि अगर हम खनन को देखें, जिन जगहों पर ओपन माइनिंग हो रही है वहाँ से कितनी बड़ी मात्रा में जो है वो प्रदूषण हो रहा होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये माइनिंग के, खनन के वैसे पहलू हैं जिनको हमको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हम फिर इसकी अगली कड़ी में बात करेंगे ऊर्जा खनिजों के बारे में, बिल्कुल अलग से, इसलिए मैंने इसे बचा कर रखा है, जिसमें हम कोयला की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, और भी जो दूसरी तरह के जो ऊर्जा के स्रोत हैं हम उनकी बात करेंगे। थैंक यू।